चलिए सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देख सकते हैं कि एग्ज़ाम की घड़ी अब डेली का डेली कहीं ना कहीं कम होती जा रही है ना। तो आप लोग भैया अपनी तैयारी को भी बिल्कुल से हवा में कर दीजिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल चार चांद लगाइए और आपकी तैयारी करते हैं। और क्वेश्चन आप देखेंगे तो भैया जो आपके पुलिस एग्जाम में आपके चाहे हों या जेल वार्डन में आपके क्वेश्चन पूछे गए हों या आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, या आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन आपकी इसी बुक में रख दिए गए हैं। अर्थात 2024 के जितने भी पेपर हुए वो भी आपकी इसी कह सकते हैं बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो भैया आप लोग अरविंद प्रकाशन की इस बुक को आप लोग मार्केट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है और इसमें डिस्क्राइब भी अच्छे तरीके से दिया है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा और अपनी जीके को मजबूत करिएगा। ठीक है ना। और चलिए सभी को जय हिंद, वेलकम है, वेलकम है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपके स्थित है? चलिए जवाब देना है। वन को ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपकी फैजाबाद है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। देखा जाए तो भैया इन्होंने अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था, है ना। और ये जो आप परिसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आपका हो चुका है। इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? चलिए यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश की जो सीमा नहीं लगती है वो आपकी किससे नहीं लगती है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, आपकी पंजाब के साथ नहीं लगती है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुआई होती है ये कब होती है? देखो हमने कहा था खासे खरीब और खासे खराब, है ना। खराब क्या होती है? बारिश होती है खराब। तो यहाँ पर देखो जब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रहती है ना तो खराब होता रहता है। कहते हैं यार बरसना हो तो अच्छे से बरस लीजिए। तो खासे खरीब इसका मतलब ये बारिश के समय की बात है। और बारिश की वाली जो सीजन है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पर देखो जून जुलाई के दौरान ये आपकी खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। हालांकि अपने उत्तर प्रदेश या अपने भारत में जो मानसून है एक मंथ आपका लगभग पीछे आपका गया है ना। देखा जाए तो अब बारिश अगस्त तक होती है, सितंबर तक भी बारिश होने लगती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? फोन नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आपके फोन नंबर आपका है फुर्सतगंज, है ना, फुर्सतगंज जो कि आपकी रायबरेली में पड़ता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान आपको करना है। सही मिलान करना है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है, अच्छा सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है। चलिए राजन साजन मिश्र ये ध्रुव पद जो टप्पा शैली से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ताज बेगम आपके ठुमरी टप्पा से जुड़े हैं। बड़ी मैना का जो संबंध है आपके ठुमरी टप्पा से, ये गलत दिया गया है, याद रखिएगा। ये ठुमरी मतलब ठुमरी गायिका थी ना कि टप्पा गायिका थी। ये क्या थी? ठुमरी गायिका थी ना कि टप्पा यहाँ पर थी। तो इस कारण से ये आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसके पहले इस मॉडल पेपर को लगा लिया है, वो किसी भी चैनल में आपने लगाया है, तो याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए या आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने एक बार पहले से इसको लगा लिया है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और वीडियो भैया लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 6 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 6 नंबर में पहला है सब्जी अनुसंधान आपके वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान आपके श्रीनगर दिया है, तो श्रीनगर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी गलत दिया है। अब आप लोग बताइएगा कि सही इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा, इसलिए बी तो गलत दिया है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा 292 सीटें, है ना। कितनी? तो आपके 292 हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण किया है? कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारत हो जाएगा। 12 देशों जो 12 सदस्य देश हैं एक साथ क्षेत्रीय परामर्श मंच है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 जून 2024 को किसने
एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है? एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान शुरू किया है, किसने शुरू किया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर जो 9 का है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। और इस बात को याद रखना कि भैया 5 जून को मनाते हैं क्या? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना। ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये अभियान आपका शुरू किया गया है। और इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का वृक्ष भी लगाया था। आपने फोटो देखा होगा कि जो एक पार्क था, पार्क का नाम आप लोगों को नहीं पता होगा, हम आपको बताते हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर, मतलब दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ इन्होंने लगाया था। अगला है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? देख सकते हैं इन्होंने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है और ये है आपकी कौन? दक्षिण जो आपकी कोरिया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT के परिसर पर DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा। ये IIT आपका कानपुर है, जिस पर देखा जाए तो DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? देख सकते हैं तंबाकू नियंत्रण। अब आप ये बताइएगा कि तंबाकू नियंत्रण जो आपका ब्रांड एम्बेसडर है इनमें से कौन हो सकते हैं? और एक देश यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण मनाते कब है ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, ये है आपकी PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु इसका राइट आंसर होगा। अब आपको ये कमेंट करना है कि तंबाकू नियंत्रण जो मनाते हैं, है ना, यहाँ पर बताना है तंबाकू निषेध दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 31 मई। वेरी 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 MP ये पॉइंट आपका है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? चलिए, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल सही है। कहेंगे सर भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। और 13 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सेस्मोग्राफ होता है जिसके द्वारा यहाँ पर मापते हैं। इसका आंसर आपका डी बनेगा। और अगर पूछे बैरोमीटर तो आपका वायुदाब का आपका होता है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हाइड्रोमीटर होता है जो कि आर्द्रता के बारे में। और अगला क्वेश्चन दिया है पिसिकल्चर से क्या तात्पर्य है? चलिए, पिसिकल्चर ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, है ना, आपके पुलिस एग्जाम में। और ये एग्जाम में नहीं, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है पिसिकल्चर को जो संबंध है वो आपकी किससे है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मत्स्य पालन से है ना। यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछेगा तो भी आपको बताना है कि सर किससे है, तो आपके मत्स्य पालन से है, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर देखा जाए तो आपका सेरीकल्चर किससे होता है? तो सेरीकल्चर होता है रेशम से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सेरीकल्चर का संबंध आपके रेशम पालन से। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आपका लागू किया गया, एक पारित किया गया था, एक कब पारित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो 15 नंबर में काफ़ी लोगों की जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ये है आपका 1856। नोट कर लीजिएगा कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम ये आपका पारित किया गया था, है ना। इन विधाओं में से देखा जाए तो भैया इनमें सुधार लाने के लिए एक नाम आता है ना। यहाँ पर एक नाम आता है, वो नाम क्या है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अथक प्रयास किया था। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था किया है? चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था ये कलकत्ता में है। और देखा जाए तो आपका अधिनियम कौन है? तो आप कहेंगे सर 16 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो 73 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्थात 1773 का जो विनिमय अधिनियम अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत बंगाल में आपका ये स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रियाल मुद्रा किस देश की है? रियाल किसकी मुद्रा है? यहाँ पर देखा जाए रियाल आपकी सऊदी अरब की है। बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया और ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों ने रट्टा मार लिया है। हर एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आप लोगों का दम दबा से आ रहा है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है तो क्या बताएंगे? चलिए, खटाखट जवाब देना है आप सभी को, खटाखट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा कि भैया बांग्लादेश की मुद्रा इनमें से क्या है? तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? अर्थात जो बैंकिंग आपका आता है ये आपको सेवा देता है। बैंक जो देता है वो आपको सेवा देता है, और जो सेवा देता है वो होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र इसका मतलब आप कहेंगे सर ये जो सेवा क्षेत्र आता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके अंदर जैसे आपका हो गया बीमा होगा, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा है ना, न्याय है, पर्यटन, मनोरंजन, ये सब आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि तमिलनाडु में स्थित है?
चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। देखो आपसे तमिलनाडु में पूछ लिया है। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है जहाँ पर महाबलीपुरम या मल्लपुरम, ठीक है, स्मारकों का समूह 1984 में इसको विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या है, मामल्लपुरम कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता निम्नलिखित में से किस यहाँ पर मंत्रालय या कह सकते किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब भी आ रहा है 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी तो आपकी 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में किस दशकों को जनसंख्या विस्फोट अवधि कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट मतलब हुआ कि इसमें जनसंख्या बहुत ही तीव्र तेजी से बहुत क्या हुआ इनका मतलब मृत्यु दर कम हो गई और यहाँ पर क्या देखा जाए तो आपकी जनसंख्या का मतलब जो जन्म दर वो आपकी ज़्यादा हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और ये हुआ था आपके 1951 और 81 के बीच में। जो ऑप्शन है उसके अनुसार 51 से लेकर 81 तक की अवधि को जनसंख्या विस्फोट अवधि कहते हैं, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर जो परसेंट में वृद्धि हुई थी 2.2% की वृद्धि देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को कहा जाता है। जो घरेलू कचरे होते हैं इनके अपघटन को जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, तो इनको बोलते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। देखो ऐसे हमने बताया था जो घरेलू कचरा हो गया तो जैविक प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है वो आपके होता है खंडन होता रहता है और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और इसके बाद इनको आसानी से विघटन कर सकते हैं। जो घरेलू कचरे होते हैं इनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई वाली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि भैया स्वजुताई मिट्टी जो आपकी होती है कौन सी होती है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 23 नंबर का आ रहा है। कौन सा 23 का ऑप्शन आपको देना है भैया। 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा काली मिट्टी, है ना। अब ये काली मिट्टी क्यों ऐसा क्या हो भाई, रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल रट्टा मार लिया है हमने कहा। देखो आपको बताया भी है बेसिक वाली क्लास में, आपको बताया था कि जो काली मिट्टी होती है इसमें जो पानी डाल दिया जाता है, जब पानी इसमें होता है ना सूख भी लेता है और इसके बाद क्या होता है जैसे ये मिट्टी थोड़ा धूप लगती है तो ये टाइट होती है और इतनी ज़्यादा फट जाती है, इतनी दूर से फट जाती है कि दूर से लगता है कि नहीं इसकी जुताई हो चुकी है। इसमें जो दराजे होते हैं वो बड़े बड़े दराजे हो जाते हैं, इसलिए दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मिट्टी की जो खेत है जुताई हो चुकी है, इसलिए इसे बोलते हैं स्व जुताई, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। काली मिट्टी को वही कपासी मिट्टी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इंटरनेशनल तरीके से चेरोनिज्म भी कहते हैं। तो आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जानते हैं। और देखा जाए तो भारत का जो मैनचेस्टर है ये है आपका अहमदाबाद, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा कि भैया भारत का जो अहमदाबाद है ये भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। देखो मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर शब्द को लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पर क्या होता है कपड़ा उद्योग होता है। तो जिस शहर में कपड़ा उद्योग ज़्यादा होता है उसको मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। और अपने भारत में जो मैनचेस्टर लिया गया है वो आपकी यूनाइटेड किंगडम के शहर से लिया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर सूती कपड़ा और जो लोकप्रिय है सूती कपड़ा यहाँ पर होता है। हाँ कानपुर है उत्तर भारत का है, अगर कानपुर पूछे तो कानपुर होगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बुशमैन जनजाति किस क्षेत्र के आसपास घूमती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है बुश, आप लोग ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश करते हैं जब आपके दांत काले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दांत काले हो जाते हैं। और जब काले हो जाते हैं तो आप कहेंगे सर काला हरी मरुस्थल। तो बुशमैन जनजाति कहाँ पर, तो काला हरी मरुस्थल में पाई जाती है। इसका आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, मतलब अफ्रीका में पाई जाती है ना। जैसे बोत्सवाना है, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका के देशों में आपकी पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य इनमें से क्या है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य होता है और ये आदर्श वाक्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए ये सब आपको आता है तो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ये जो लिया गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करें, फटाफट जवाब करना है। मुंडक उपनिषद से, बिल्कुल सही है कि ये इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और देखा जाए तो 1950 में, याद रखिएगा 1950, 26 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। FIR तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है।
FIR का फुल फॉर्म होता है। हमने मानसिक अभिरुचि आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ा है तो मानसिक अभिरुचि की प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें से आपके देखा जाए तो अंकित भाटी सर की जो बुक है ना, उस मानसिक अभिरुचि को हमने पूरी कवर करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप देखिएगा हर एक चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया भी है, थ्योरी के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर दिया और 27 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह जो होता है संज्ञेय अपराध के रूप में एक सूचना प्राप्त होती है। अगला है फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है। चलो, फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार या प्रेडिक्शन मार्केट कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर 28 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होता है फोरकास्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोरकास्ट कहा जाता है। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि CERT का पूर्ण रूप क्या होता है। CERT का पूर्ण रूप इनमें से पूछा गया है और CERT का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर बनेगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। क्या होता है यहाँ पर याद रखिएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी बनेगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि पहली देशीय भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन है। चलिए, ये एक ऐसी फिल्म थी बिना बोले ही, अर्थात सिर्फ चलचित्र देखा जा रहा था, इसमें आवाज़ नहीं आ रही थी और ऐसे ही देख देख के लोग हंस रहे थे और कितनी चर्चित आपकी फिल्म हो गई राजा हरिश्चंद्र। यहाँ पर देखा जाए तो 30 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, ये है। यहाँ पर देखा जाए निर्देशक थे दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जिसका भी आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कब प्रकाशित हुई बता सकते हैं एनीवन, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो ये बता सके कि सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र जो आपकी थी ये कब प्रकाशित हुई थी, अर्थात ये जो आपकी रिलीज हुई थी वो कब रिलीज हुई थी, ये डेट क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका 1913 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1913 में ये आपकी फिल्म आपकी हुई थी जो प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर अगला है निर्देशित बोलेंगे। अगला है कि कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व मधुमेह दिवस जो जानते हैं वो कब मानते हैं। चलिए, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कि 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 32 नंबर में, और 32 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा 1950 में। कब, 1950 में पारित किया गया था। वहीं पर देखा जाए तो 24 जनवरी 1951 को क्या हुआ था, तो भैया 1951 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको लागू होने के लिए जो आदेश आया वो 1 जुलाई 1952। तो याद रखिए 1 जुलाई 1952 को ये लागू हुआ था, ये अधिनियमित दिया है। और अगर आपसे पूछे लागू तो आपको 52 बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में अधिनियमित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है 33 नंबर में वो ऑप्शन डी हो जाएगा 2013 में। कब, 2013 में अधिनियमित किया था। और ये प्रवर्तन तिथि पूछे कि प्रवर्तन तिथि क्या होगी, तो प्रवर्तन इसको जो लागू किया गया 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है। अगर कोई विस्फोटक चीज़ है, अगर आतंकवाद है, उनसे निपटने के लिए बनाई गई है नवीन इकाई बनाई गई ATS, है ना, विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा जो बम को डिस्पोज कर सकता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इस प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश आधाधुंध भेजे जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में, तो मतलब ये होता है, इसको बोल रहा था हमने बताया था स्पैमिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं। आप देखे होंगे आपकी ईमेल आईडी में या आपके मोबाइल में भी आप देखते होंगे स्पैम करके लिख के आ जाता है ना। खूब ढेर सारे मैसेज आपके मोबाइल में भी आते हैं और आपकी ईमेल आईडी में भी आते हैं। तो ये होते हैं अपसंदेशन कहते हैं, या इंग्लिश शब्द आपको मिलेगा, ये हिंदी शब्द आपको नहीं मिलेगा, इंग्लिश शब्द आपको मिलेगा, स्पैमिंग शब्द आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी। देखो यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, हम नहीं का आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 36 नंबर दिया, और 36 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये संचालन समिति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी संघ समिति है, राज्य दिया है, संघ दिया है, यहाँ पर संचालन आपके राजेंद्र प्रसाद। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद
प्रतिषेध संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर देखो धर्म, मूल, जात, लिंग, ये आपके अनुच्छेद 15 में है। 14 में क्या है? 14 में समानता है ना, समानता शब्द है, तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 243 है ये किससे संबंधित है? चलिए 243 दिया है और 243 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका बेस्ट आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए हाँ वेरी गुड, यहाँ पर देखिए 38 नंबर ऑप्शन आ गया है और 38 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, पंचायती राज प्रणाली इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घड़ा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? चलिए घड़ा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखिए घड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा 39 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 39 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर घोटक तो होगा नहीं, अब घोटक लगाओगे तो घोड़ा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे घट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन जो आपका राइट बनेगा वो हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर घट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं कि अंगोछा किसका तद्भव है? अंगोछा, अंगोछा होता है अंग पोछा, तो आप कहेंगे सर 40 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो अंग पोछा इसका जो आंसर है वो आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा का जो आरंभ है आपके कब से हुआ था? चलिए बताना है हिंदी भाषा का जो आरंभ हुआ है यहाँ पर देखा जाए तो 41 नंबर में वो कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1000 ईस्वी से माना जाता है। कब से मानते हैं? तो आप 1000 ईस्वी से माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा गुजरात में हुआ था। गुजरात में शिलालेख आपका जयभट्ट का शिलालेख है वहाँ से मिलता है और सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उदाहरण आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम जो दिया था वो किसने दिया था? देखा जाए तो भैया ये थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बिजवप्पन काल का नाम दिया था। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी क्या होता है? किल्विश जानते हो? शक्तिमान किल्विश। किल्विश मतलब होता है कि भैया पाप का घड़ा, है ना, बोलते हैं ना पाप, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 44 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, पाप हो जाएगा, है ना, बोलते हैं अंधेरा कायम होके रहेगा। तो भैया यहाँ पर देखो किल्विश जो था वो पाप का एक प्रकार से पाप ही फैला रहा था, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा पाप। अगला है महान का विपरीत क्या होता है? तो आप कहेंगे सर महान है, और महान है तो आप कहेंगे तुच्छ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वीर हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा विहंगम का अर्थ नहीं है? देखो यहाँ पर विहंग, विहंग दिया है 46 नंबर में, और यहाँ पर देखा जाए विहंग मतलब विमान हो गया, बादल हो गया, पक्षी हो गया, लेकिन विलास इसका एक अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है, सही विकल्प बताना है। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? देखो कृतज्ञ और कृतघ्न में बड़ा अंतर होता है। कृतज्ञ मतलब जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो यहाँ पर आपसे ना लगा दिया है, ना मतलब हो गया निगेटिव, और निगेटिव हो गया तो आपको बताना है ये एहसान फरामोश। एहसान फरामोश जिसे कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। क्लियर है? इसको नोट करिएगा क्योंकि देख रहे हैं बहुत अच्छे बहुत होशियार लोग भी इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। हमने कहा कृतज्ञ, अगर आप अपने मन से रट्टा मारे हो तो आपको पता होगा कि कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं एहसान फरामोश बोलते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है कि दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका 48 नंबर में क्या हो सकता है? तो देखिए मोरों के पंख सुंदर होता है, देखो मोरों के पंख यहाँ से गलत हो जाएगा, मोर का पंख सुंदर होता है, ये आंसर आपका देखिए सी वाला, मोर का पंख सुंदर होता है, राइट आंसर आपका सी जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही आपको शब्द पहचानना है, 49 नंबर दिया है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर त्योहार, ये तो गलत ही है, त्योहार होता है, त्योहार नहीं त्योहार, ये वाला ऑप्शन बी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। त्योहार जो होता है ये एक मात्रा वाली जो ओ की मात्रा होती है ये सही होता है। अगला दिया है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ पर जो दिन दिया है ये आपका है क्या? दिन कैसा है ना, तो आप कहेंगे दिन तो बड़ा सुहावना है, दिन तो बड़ा अच्छा है, अर्थात यहाँ पर दिन कैसा है, तो ये आपका पुल्लिंग आपका बन जाएगा। अगला दिया गया है मैंने आम ले लिया है, वाक्य का अगर बहुवचन आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, तो आप कहेंगे सर 51 नंबर में देखा जाए तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पर दिया है, हमने दिया है, तो आप कहेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, यहाँ पर आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भैया कवि का सही बहुवचन क्या होता है? कवि का बहुवचन इनमें से क्या होता है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर कवि का होता है कवि वृंद होता है, क्या होता है? कवि वृंद होता है। 52 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कवि के साथ कवि वृंद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत संज्ञा, है ना, क्या दिया है? भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? चलिए
यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। देखा जाए तो भैया भारत संज्ञा शब्द पूछा गया है और 53 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, भाववाचक है। भारत संज्ञा का कौन सा, व्यक्तिवाचक हो नहीं सकता है। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा दिया गया है, समूह नहीं होगा। यहाँ पर दिया है जातिवाचक, दिया है जातिवाचक नहीं होगा। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो सकती है। भाववाचक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 53 नंबर में क्या गड़बड़ी है, भाव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भाव की नहीं बात हो रही है। भारत एक ही है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में से एक ही है और एक है, अर्थात ये व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ पर आंसर 53 नंबर का ऑप्शन आपको बी लगाना है। ठीक है, भारत का व्यक्तिवाचक, क्योंकि जब एक कोई चीज़ होती है वो व्यक्तिवाचक होती है, तो भारत एक ही है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। और ये बोल देता कि भारतीयता अगर बोल देता तो हम लोग बोलते कि ये भाव को दर्शा रहा है। अगला है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है, 54 नंबर में। यहाँ पर देखो दिया है विशेष, मतलब बात हो रही है क्या, जो यहाँ पर कह सकते हो उपासक है, अर्थात उपासक क्या हो गया, यहाँ पर विशेष हो गया, और श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषण, अर्थात इसकी विशेषता बताया जा रही है। अगला है इनमें से किस वाक्य में सजाती क्रिया का प्रयोग हुआ है, सजाती क्रिया दिया है 55 नंबर में। तो भैया यहाँ दिया है जीना एक कला है, पक्षी डाल पर चाहते हैं, वह अनेक बोलियां बोलता है, राम खेलकर चला गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन आपका है। देखा जाए तो ऐसी क्रिया जिसमें सकर्मक सकर्मक क्रिया के साथ साथ धातुओं के साथ बनी भी आपकी क्रिया होती है, वो होती है यहाँ पर सजाती। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपको सी लगाना है, 55 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, वह अनेक बोलियां बोलता है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है, सकर्मक और अकर्मक के साथ साथ अगर धातु से बनी हुई कोई भाववाचक संज्ञा के साथ होती है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपको सी देना है। अगला है वह कविता गायन करती है, वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ये क्रिया जो आपकी है कौन सा बोध करा रही है, तो कह रहे करती है, ता है, ती है, ते है, तो भूत तो हो नहीं सकता है, यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, वह कविता का गायन करती है, ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछा गया है। 57 नंबर का जवाब देना है। गलतियाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों ने इस मॉडल पेपर को आपने बहुत पहले से ही लगा लिया है, बहुत पहले क्या है, इसके पहले आपने पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद भी अगर आपसे गलतियां होती हैं तो आप लोग धन्य हैं, है ना, आप लोग महान हैं, आप लोगों की तुलना कहीं से भी की जा सकती है। ठीक है ना। चलिए देखो दिया है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कह रहा है 57 नंबर में, तो आप कहेंगे 57 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, 3 होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कृत्य, कर्म और भाव। अगला दिया गया है कि दो शब्द हों या वाक्य हों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर में, तो आप क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जब दो दो की बात हो रही तो ये समुच्चय हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से उपसर्ग सहित शब्द आपका कौन सा है, 59 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 59 नंबर आपसे कह रहा है, और 59 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सहित दिया है, सहित। चलिए 59 का ऑप्शन दिया है, और 59 का ऑप्शन में से क्या हो सकता है। अगर हम आपसे बोलें यहाँ पर, अगर आपसे बोले सहित, तो इसका मतलब अगर आप लोग क्या देंगे भाई, पहले चलिए आप लोगों को देख लेते हैं 59 नंबर में बी। अच्छा, अगर आप लोग 59 का बी दे रहे हैं, इसका मतलब रट्टा मार के आए हैं, है ना। चलिए हम आपके 59 नंबर पर फोकस करते हैं कि ये बताइए अगर उपसर्ग सहित दिया है तो अगर माँ के साथ अगर मता बोला जाए तो यहाँ पर मता का कोई मतलब निकलेगा क्या, निकलेगा क्या, मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ से आपका ये गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ गलत है, याद रखिए। यहाँ पर प्रयोग में से अगर निकाला जाए प्रा, तो आप कहेंगे सर इसके साथ योग तो निकल रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका सही दिया है, प्राधन योग बनेगा, है ना। यहाँ पर देखो प्रस्ताव में दिया है, तो प्रस्ताव में भी एक पूरा पूरा शब्द भी है, प्रस्ताव में क्या है, पूरा पूरा शब्द है। और प्रतिमा में भी देखा जाए तो ये भी क्या है, पूरा पूरा शब्द है। इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ममता लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया ना, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग के साथ काम करना है। क्लियर है। दूसरे चैनल में आपने क्या पढ़ा है हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग इतने समझदार हैं कि इसको तोड़ेंगे तो इसका प्रा निकलेगा, ममता को तोड़ने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसमें से शब्द का खंडन नहीं होगा, प्रतिमा को तोड़ने से भी खंडन नहीं होगा, ना प्रस्ताव का भी कोई खंडन होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी किताब में भी प्रा ही दिया गया है, बी नहीं दिया गया है। पता नहीं आप लोग कहाँ से जवाब दे रहे थे। गाड़ी वाला शब्द में से प्रत्यय पूछा गया, गाड़ी वाला, तो भैया आप कहेंगे गाड़ी और वाला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हमने नहीं कराया है, सोए रहे हो का हैं, बताओ हमने कहाँ कराया है। चारों जगह दौड़ते रहते हो, कहीं इस चैनल में कहीं उस चैनल में, और हमसे कह रहे हो कि सर आपने ये मॉडल पेपर आपने कराया है, जबकि पहला मॉडल पेपर हम आज करा रहे हैं, फिर भी कह रहे हो आपने कराया है। घूमते रहते हो चारों तरफ, पढ़ते रहो इसी प्रकार से, कहीं ये गलत पढ़ो कहीं वो गलत पढ़ो, पढ़ते रहो दौड़ते रहो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है, आपसे पूछा गया है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, 61 नंबर आपसे कह रहा है। देखो यहाँ पर हमने कहा है ओ की मात्रा दिया है, और जब ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे सर गुण संधि है ना, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विराम चिन्ह का कौन सा प्रकार आपका नहीं है, यहाँ पर 62 दिया गया है। तो आप कहेंगे विराम चिन्ह में देखो विवरण होता है, लगाव होता है, निर्देशक होता है, लेकिन उपदेशक कोई होता है क्या, नहीं होता है। तो आप कहेंगे इसका आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है थोथा चना बाजे घना इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है। वेरी गुड। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर थोथा चना बाजे घना, 63 नंबर आपसे कह रहा है तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्प बुद्धि वाला डींग अधिक मारता है, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। हिंदी आए और चाहे ना आए जबरदस्ती उसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो अल्प ज्ञानी होता है ना वैसे होता है, किताब से उठाया और पढ़ा दिया, आए चाहे ना आए, अर्थात अल्प बुद्धि वाला डींग मारता है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला यहाँ पर देखो दिया है गद्यांश में, और वो भी दिया है निकम्मे वाली बात। यहाँ पर दिया है निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस सिकुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं रहा है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल के असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक प्रकार का नया कौशल संगीत साहित्य में संसार में प्रचलित होने वाला है। तो इसका मतलब है पूरे पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ से मिला संगीत साहित्य के बारे में, यहाँ पर देखने को मिला आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है, यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए, यह नया साहित्य मजदूरों। इसका मतलब है कि इस गद्यांश में साहित्य के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग गद्यांश में से देखते हैं कि अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आपका कौन बनेगा कि श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति क्षीण कर दिया है। पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है गद्यांश में कि यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़े, 65 नंबर में। तो यहाँ पर देखो वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। देख सकते हैं कि आजकल AI का जमाना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात जो आपके रोबोटिक सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है, वो यहाँ पर आ गया है। लोग यहाँ पर परे परे सोएंगे और मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएंगे, जो मशीनें कहेंगे वही करना पड़ेगा मनुष्य को, आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर अगला है मनुष्य की चिंता शक्ति क्यों थक गई है। तो मनुष्य की चिंता थक गई है, निकम्मे हो गए हैं, है ना, आलसी हो गए हैं। जब एग्जाम आता है तभी पढ़ते हैं, इसके पहले नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम डेट आ जाए तो यहाँ पर 1000 बच्चे लाइव हो जाएंगे, और एग्जाम डेट ना आए ऐसे पढ़ना पड़े तो 100 बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो ये होते हैं निकम्मे, है ना, ऐसे लोग हो गए हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है गद्यांश में से कुछ नया साहित्य कहाँ से निकलेगा, और नया जो मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो नया मिलेगा आपको याद रखिए मजदूरों के हृदय से मिलेगा, जो मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे। अगला है उपयुक्त गद्यांश में जिक्र किया गया है किसके बारे में, तो यहाँ पर कवि और उनके अलौलियों के बारे में। यहाँ पर कवित्री नहीं है, यहाँ पर याद रखिए आंसर बी। कवि और अलौली मतलब होता है जो आलसी हैं, अलाली हैं, अलाली करते हैं, आलसी करते हैं, निकम्मे करते हैं, वो शब्द आपका अलालियों से दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है, यहाँ पर बताना है। चलिए बताइएगा, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, और मिलन होता है तो आप लोग तोड़ जवाब देंगे, है ना, पूरे जवाब आ जाएंगे। आप कहेंगे सर संयोग श्रृंगार इसका आंसर हो जाएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पर कौन सा व्यंजन का वक्तृत्व हुई है, आप कहेंगे माँ व्यंजन की यहाँ पर रिपीट हुआ है। और आप कहेंगे सर यहाँ पर 70 नंबर का दिया है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखो हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं, ये याद रखना, हम मीठा नहीं बोलते हैं, हम सत्य और कड़वा बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जीवन में अगर कोई व्यक्ति को मोड़ना है तो उसको सत्य और कड़वा बोलिए। हो सकता है कि हमारी बात आपके दिल में लग जाए और उस दिन से आप कुछ अच्छा करने लगें, इसलिए हमेशा हम कड़वा बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, ताकि आपको चुभे हमारी बात, ठीक है ना। जब आपको जॉब लग जाएगी तो हमारी यही बात आपको मीठी लगेगा, क्योंकि जब फल मिलता है तब लोगों के यहाँ पर तारीफें होती हैं। अगला दिया गया है कि वीर रस में से कौन से गुण की प्रधानता रहती है। देखो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के गुण बताए गए, ओज रस भी है, वीर रस आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो गुण जो आपका है यहाँ पर कौन से रस में मतलब वीर रस में कौन सा गुण होता है। 71 नंबर में आपको ओज होता है, ओज यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा। ऐसे रट लीजिएगा जैसे जो बहुत ही ज्ञानी होता है उसके माथे पे ललाट में बिल्कुल ओज छलकता है, ओज मतलब एक प्रकाश रहता है, तो आप कहेंगे वीर रस में यहाँ पर ओज गुण की प्रधानता होती है। अगला है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वी रासो किस कवि की है, 72 नंबर आपसे देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका चंद बरदाई इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर आपका बनेगा। अगला दिया गया है सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, युक्ति किस रचनाकार की है।
अब ये देखो आपको रटना मारना पड़ेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा सीधा ये है आपकी किसकी है, तो आपकी महादेव वर्मा की। तुक्का कैसे मारेंगे, आप कहेंगे सर महादेव वर्मा सुख दुख से यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हटाया जाए तो मान सकते हैं, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस कृति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर मिला था। 74 नंबर ऑप्शन आपको देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके कौवे और काला पानी, याद रखिए 74 नंबर का जो ऑप्शन है कौवे और काला पानी के लिए 1985 में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कहानी संग्रह के लिए यहाँ पर दिया गया था। अगला है भारतीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद का जो है ये कहाँ पर है, भारतीय भाषा परिषद ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके कोलकाता में है, ठीक है, कहाँ पर है आपके कोलकाता में है। ये प्रमुख हिंदी सेवा संस्था है, 1975 में स्थापना की गई थी। तो आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस क्लास को ये रखते हैं, पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, टेलीग्राम है आपका देव जी के ट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।